नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों को हल करते समय इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र था? ऑप्शन है मुअज्जम, कामबख्श, अकबर या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुअज्जम, कामबख्श, अकबर ये तीनों ही क्या थे? यह औरंगजेब के पुत्र थे। और इनमें क्या हुआ था? इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें क्या था, जिसमें जो औरंगजेब का प्रबल विरोधी था शहजादा अकबर, वह क्या था, पहले ही मारा जा चुका था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के किस पुत्र को शाही बेखबर कहा गया है? शाही बेखबर किसे कहा गया? ऑप्शन है शहजादा अकबर, मुअज्जम, कामबख्श या मोहम्मद आजम। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतिहासकार सफी खान ने कहा है कि बादशाह मुअज्जम शासकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाही बेखबर कहने लगे थे। अच्छा, मुअज्जम जो था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? ऑप्शन है कामबख्श, जहादार शाह, बहादुर शाह प्रथम या फिर फर्रुखसियर। तो देखिए ये जो जजिया कर था, इसको कितने ने खत्म किया था? इसको बहादुर शाह प्रथम द्वारा खत्म किया गया था। बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभियान के दौरान हो गई थी? ऑप्शन है मराठा, राजपूत, सिख या फिर अंग्रेज। तो देखिए एक सिख नेता हुआ करता था जिसका नाम था बंदा बहादुर। उसके विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी में, कब? 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो किस अभियान के दौरान हुई थी? सिख अभियान के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया है? ऑप्शन है जहादार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या फिर अहमद शाह। तो देखिए जहादार शाह को क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अपने जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनको छोड़कर ये क्या कहता था, लाल कुंवर नाम की एक जो इसकी प्रेमिका थी उसके प्रभाव में पड़ गया था। इस कारण जहादार शाह को लोग लंपट मूर्ख कहने लगे थे। नेक्स्ट है, जहादार शाह ने उत्तराधिकार में के युद्ध में किन भाइयों को मार दिया था? ऑप्शन है जहान शाह, रफी उस्सान, अजीम उस्सान या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए जहादार शाह ने क्या किया था? उत्तराधिकार के लिए अपने युद्ध में अपने भाई अजीम उस्सान, रफी उस्सान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था। इस उत्तराधिकार के युद्ध में शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान ने सहायता प्रदान की थी। किसकी? जुल्फिकार खान ने किसकी सहायता प्रदान की थी? ये की थी जहादार शाह को। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो जो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, जहादार शाह, बहादुर शाह या फिर फर्रुखसियर। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहादार शाह ने क्या किया था? मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह को महाराजा तथा आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, जहादार शाह, फर्रुखसियर या फिर शाह आलम द्वितीय। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सैयद बंधु थे जिनका नाम अब्दुल खां और अली खां था, इन्होंने क्या किया था? जहादार शाह को अपदस्थ कर इसकी क्या किया? हत्या करवा दी थी और इसके स्थान पर क्या है? फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठा दिया था। किस राजपूत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था? ऑप्शन है अजीत सिंह, अमर सिंह, महाराजा रणमल या फिर सवाई जय सिंह। तो देखिए मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, ये क्या थे? सैयद बंधुओं के आक्रमण से पराजित हो गए थे। तब अजीत सिंह ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, सफी उद्दरजात, रफी उद्दौला या फिर शाह आलम द्वितीय। तो देखिए जब सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने से पहले रफीउद्दौला को मुगल बादशाह बनाया था, तो रफीउद्दौला
ने क्या किया, शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया है? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर या फिर अहमद शाह। तो देखिए फर्रुखसियर को क्या है, दुर्बल कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर या फिर जहांदार शाह। देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सैयद बंधुओं ने क्या किया था, सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। अच्छा, मोहम्मद शाह ने क्या किया, फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी और ये मोहम्मद शाह था, इसका नाम क्या था, रोशन अख्तर था। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर या फिर मोहम्मद शाह। तो देखिए नादिर शाह ने कब किया था, यह किया था 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जानते हैं। तो देखिए ईरान के नेपोलियन, नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया था, इसने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था और वह दिल्ली से 57 दिन तक रहा था। दिल्ली में कितने दिन तक रहा था, 57 डेज तक रहा था और शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस, किसको, तख्त ए ताउस को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल, अवध, हैदराबाद को ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या फिर फर्रुखसियर। तो देखिए मोहम्मद शाह के समय में क्या हुआ था, मोहम्मद शाह के समय में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को, सादत खान ने अवध को तथा निजामुल मुल्क ने क्या है, हैदराबाद, ये वहां के सूबेदार थे, इन्होंने क्या किया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और इसके साथ ही याद रखना, भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह ने और फर्रुखाबाद में वंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने कब भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1739 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, 1754 में या फिर 1756 में। तो देखिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी, नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, 1739, और उसी के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था, 1748 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको दुर्रे दुर्रानी कहा गया है? ऑप्शन है नादिर शाह, मोहम्मद शाह, अली गौहर या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो देखिए दुर्रे दुर्रानी किसे कहा गया है, यह कहा गया है अहमद शाह अब्दाली को। और दुर्रे दुर्रानी का मतलब क्या होता है, दुर्रे दुर्रानी का अर्थ होता है युग का मोती। अच्छा, नादिर शाह ने उसके लिए कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान, तुरान में नहीं देखा गया है। क्या है, अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान और तुरान में नहीं देखा गया है। किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा गया है? ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर फर्रुखसियर। तो मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया? ऑप्शन है इमादुल मुल्क, अजीजुद्दीन, अली गौहर या फिर अहमद शाह। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अजीजुद्दीन को क्या है, इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया था। और ये जो अजीजुद्दीन था यह क्या था, यह बादशाह इमादुल मुल्क की कठपुतली थी।
किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। कब हुआ था? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। कब? 1757 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1780 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में, कब? 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था और 1806 में क्या है? शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था? ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर आलमगीर द्वितीय। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह। तो देखिए अकबर द्वितीय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बंधवाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां पर विस्टल, इंग्लैंड में ही एक विस्टल नामक स्थान है जहां पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मुगल बादशाह एक प्रमुख शायर था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अहमद शाह। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1837 में क्या हुआ? अकबर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात क्या है? बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल कितना था? 1837 से 1862 था। यह अंतिम मुगल बादशाह हुआ था और ये इसी के शासनकाल में क्या हुआ है? 1857 की क्रांति भी हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय क्या है? जफर नाम से शायरी लिखा करता था और ये क्या है? यह बहुत ही उम्रदराज शासक था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह जफर। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था? अंग्रेज सरकार ने बहादुर शाह जफर को क्या है? गिरफ्तार करके रंगून यानी म्यांमार की जेल में भेज दिया था, जहां पर 1862 में क्या है? अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा? ऑप्शन है यदुनाथ सरकार, स्मिथ, सर सिडनी ओवन या फिर सतीश चंद्र। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है यह किसका है? यह यदुनाथ सरकार का है। किस मुगल बादशाह के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था? ऑप्शन है अहमद शाह, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या जानते हैं। 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। अच्छा, बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। कौन सी संधि करनी पड़ी थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, जिसके बाद क्या है? उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। यानी उसको क्या है? अंग्रेजों द्वारा जो पेंशन दी जाती थी उसी से अपना जीवन यापन करना पड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है अहमद शाह के समय राजमाता उदम माई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप था। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है बालाजी बाजीराव ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के मुगल राज्य सिंहासन पर बैठाया था। तो देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? महाराठा सरदार
महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में, कब 1772 ईस्वी में पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था। किसने बैठाया था? मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने, बालाजी बाजीराव ने नहीं बैठाया था। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं को मुगल काल का शासक निर्माता किंग मेकर कहा जाता था। बिल्कुल सही है। शाह आलम अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया था। बिल्कुल सही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहां पर हुआ था? ऑप्शन है करनाल, पानीपत, लाहौर या दिल्ली। तो जो ये युद्ध हुआ था 1739 में, ये कहाँ हुआ था? यह करनाल में हुआ था। देखिए व्याख्या देखते हैं। ईरान का जो शासक था नादिर शाह, यह क्या है, पेशावर मार्ग से करनाल यानी हरियाणा पहुंचा था, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा था। इन दोनों के मध्य 24 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था, जहां पर यह क्या है, नादिर शाह जो था वह 57 दिन तक दिल्ली में रुका था, और मतलब इतना सारा अधिक धन संपदा लूट कर ले गया था कि मोहम्मद शाह को अपने क्या है, बर्तन तक बेचने पड़े थे। नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है मीरबख्शी, साम्राज्य का वजीर, बिहार का दीवान या फिर अवध का सूबेदार। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अहमद शाह ने क्या किया, 1748 में सफदरगंज को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। जो वजीर होता है वो किसे कहा जाता है? वह प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और इसने क्या किया था, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। क्या की थी? हिजड़ों का जो सरदार था जावेद खां, उसको नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था? ऑप्शन है अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर फर्रुखसियर। तो देखिए अंग्रेजों को दस्तक किसने प्रदान किया था? यह किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर आप डी कर लीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। व्याख्या जान लेते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का परमिट यानी दस्तक प्रदान किया था। इस दस्तक के तहत अंग्रेज व्यापारी दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरी ओर ये अपने दस्तक से अपने भारतीय मित्रों को भी बेच देते थे। ये क्या करते थे, ये जो परमिट था इसको क्या है, अपने जो इनके भारतीय मित्र थे उनको भी बेच देते थे। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है 1717 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में या फिर 1742 ईस्वी में। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1700 सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, और जून 1756 में ही क्या किया था, मई 1756 में कासिम बाजार पर और जून 1756 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब घटी थी? ऑप्शन है 1757, 1749, 1754 या फिर 1756। तो देखिए जो ब्लैक होल त्रासदी थी, ये ब्लैक होल इंसिडेंट जो था यह आपका कब हुआ था? यह हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी को। कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के ने। इसने क्या किया था, इसने बंदी बनाए गए 146 अंग्रेजों को एक अंधेरे कमरे में, और जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, 18 इंटू 14, कितना, 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। इसमें इसने क्या किया, 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से सुबह केवल 23 अंग्रेजी जीवित बचे थे। और जो ये जो घटना है, इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी से घटना के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1758 ईस्वी, 1768 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या फिर 1761 ईस्वी में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757, कब? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी और इस संधि के तहत मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापारिक अधिकार को मान लिया गया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के राजद्रोही सेनापति निम्नलिखित में से कौन थे? क्या पूछा गया है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, मतलब जो उसके विपक्ष में सेनापति थे, वह कौन थे? ऑप्शन है मीर जाफर, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? वह है आपका 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक गांव में सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? नवाब के 3 राजद्रोही सेनापति कौन कौन? मीर जाफर, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ ने क्या किया था? एक भी गोला दागे बगैर, मतलब बिना युद्ध के ही ये वापस हो गए थे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की थी? ऑप्शन है सुजाउद्दौला, सादत खां बुरहान मुल्क, वाजिद अली शाह या फिर सिराजुद्दौला। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1722 में अवध में क्या है? स्वतंत्रता की घोषणा सादत खां बुरहान मुल्क के द्वारा की गई थी। अवध नवाब ने आत्महत्या कर ली थी। ऑप्शन है सादत खां, वाजिद अली शाह, सुजाउद्दौला या फिर सफदरजंग। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सादत खान ने क्या किया? नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था तथा अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त होने की बात कही थी, लेकिन नादिर शाह को क्या हुआ था? अधिक मात्रा में धन और संपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए क्या किया था? अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे ना दे पाने के कारण उसने क्या है? विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो देखिए, पहला है सादत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना था। बिल्कुल सही है। दूसरा है सुजाउद्दौला ने अली गौहर शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण प्रदान की थी। बिल्कुल सही। पानीपत के तृतीय युद्ध यानी 1761 ईस्वी में सुजाउद्दौला ने नादिर शाह का साथ दिया था। देखिए, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सुजाउद्दौला ने नादिर शाह का साथ नहीं दिया था। किसका साथ दिया था? यह दिया था अहमद शाह अब्दाली का। किसका दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। और चौथा स्टेटमेंट है 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। यह स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है सुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदरजंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अवध का जो अंतिम नवाब है वह कौन था? आपका नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? नवाब वाजिद अली शाह था। और इसका जो शासन काल था ये कब से कब तक था? यह 1847 से 1856 तक था। और देखिए, इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला सादतुल्ला खां, जिज मोहम्मद शाही, चिनकिलिज खां या फिर शहादत खां। तो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य किसने घोषित कर दिया था? यह चिनकिलिज खां यानी निजामुल मुल्क ने कर दिया था। कब किया था? 1724 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बाद मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है छत्रपति, राजशाही, आशफ जहां या फिर शहंशाह। तो देखिए, हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की घोषणा करने के बाद मोहम्मद शाह ने क्या है? चिनकिलिज खां को आशफ जहां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? आशफ जहां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली से सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था? यानी आश्रित सेना से आश्रय इस
तात्पर्य यह है कि वह सेना क्या है, उस राज्य में ही रहेगी और उसका जो खर्चा होगा वह राज्य वहन करेगा। ऑप्शन है अवध, हैदराबाद, बंगाल तथा भरतपुर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद भारत का ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है चूड़ामन, सूरजमल, राजाराम या फिर गोकुला। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदर सिंह ने की थी। जाट नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट है, हैदर अली ने किस स्थान पर एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, डिडीगुल, मंगलौर या फिर मद्रास। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1767 से 1769 तक। और ये किसके किसके बीच हुआ था? यह आपके हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। पहले का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह किसके किसके बीच हुआ था? यह भी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1780 से 1784 के मध्य। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ था आपका 1775 से 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह आपका 1803 से 6 ईस्वी के बीच हुआ था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली या फिर मेटकॉफ। तो देखिए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, एक उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देखिए, यहां पर व्याख्या दी गई है किस युद्ध में कौन सा गवर्नर जनरल शामिल था। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अभी मैंने आपको बताया कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट है, मद्रास किस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, व्याख्या जान लेते हैं इस प्रश्न की। हैदर अली ने अंग्रेजों को युद्ध में सबक सिखाने के लिए मराठों तथा निजाम के साथ संधि कर संयुक्त मोर्चा बनाया था। बाद में निजाम क्या हुए थे? अंग्रेजों की तरफ हो गए थे और 1769 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था तथा अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की थी। नेक्स्ट है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को युद्ध में परास्त किया, लेकिन युद्ध में घायल होने की वजह से 7 दिसंबर 1982 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने क्या किया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी रखा। अंततः 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों ने बेंगलोर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकार्टनी या फिर कार्नवालिस। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या जानते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। और ये किसने की थी? लॉर्ड मैकार्टनी ने की थी।
नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, आयरकूट, कार्नवालिस या फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो ये जो कथन था यह किसका था? ये कार्नवालिस का था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? ऑप्शन है मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर या फिर डिंडीगुल। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा फॉल्स है? तो पहला स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो देखिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और सन 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने मैत्री संबंध बनाने के लिए किस देश में दूत मंडल नहीं भेजे? ऑप्शन है इंग्लैंड, अरब, मॉरिशस या फिर कुस्तुतुनिया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या जान लेते हैं। विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत मंडल भेजे थे। कहां कहां भेजे थे? अरब, मॉरिशस, कुस्तुतुनिया, वर्साय और काबुल में। नेक्स्ट है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या जानते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया तथा 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। टीपू ने इस संयुक्त सेना का बहादुरी से मुकाबला किया परंतु पराजित हुआ और मारा गया। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को मारविक्स की उपाधि प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वेलेजली था मैसूर जीतने की खुशी में उसको मार्कविक्स की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने किस वर्ष अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी? यानी श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन है 1784, 1792, 1794 या 1790। देखिए जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी यह 1792 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसमें क्या है, इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को और उनको सहयोगियों को देना पड़ा था और युद्ध में हार जाने के रूप में क्या है, टीपू ने 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को दिए थे। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? यानी जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास। तो जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में। इसमें क्या था, इसमें सिखों को विशिष्ट वेशभूषा जिसमें केस, कंगा, कृपाण, कड़ा और कच्छ आदि धारण करना अनिवार्य होता था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है हीरादास, लक्ष्मण देव, जस्सा दास या फिर फजल देव। देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या जानते हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर को लोग सच्चा पातशाह अथवा सच्चा बादशाह कहते थे। नेक्स्ट है, सिखों ने अपने राज्य में कब राखी प्रथा शुरू की थी? सिखों के द्वारा जो राखी प्रथा है यह कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1759, 1769, 1760 या फिर 1753। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1753 ईस्वी में इसको शुरू किया जाता। व्याख्या जानते हैं। अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचार के कारण दल खालसा ने अपने राज्य में
अव्यवस्था की स्थिति समाप्त करने के लिए 1753 ईस्वी में राखी प्रथा आरंभ की थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग कर लेकर खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली द्वारा ही सिखों में राजनीतिक शक्ति के रूप में एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा कितने मिसलों में विभक्त था? ऑप्शन है 14, 18, 21 या फिर 12। देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभक्त हो गया था। अब यहां पर कुछ मिसल और संस्थापक दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को दिया जाता है? ऑप्शन है निशान वालिया मिसल, करोड़ खिंदिया मिसल, सुकर चकिया मिसल या फिर अहलूवालिया मिसल। देखिए, आधुनिक पंजाब का निर्माण का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। और इस मिसल में कौन था? रणजीत सिंह के द्वारा हुआ था। इसका निर्माण किसने किया था? रणजीत सिंह ने किया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने किस नगर में अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है लाहौर, मुल्तान, अमृतसर या फिर पठानकोट। तो देखिए, रणजीत सिंह ने किस में? लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। और इनका जो शासनकाल था ये कब से कब तक था? 1799 से 1805। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने लॉर्ड मिंटो के दूत मेटकाफ से अमृतसर की संधि किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1800, 1809, 1819 या फिर 1805। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या जानते हैं। रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि की थी। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट मिल गई थी। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? ऑप्शन है मेटकाफ, शाहसुजा, दीनानाथ या फिर अलीवर्दी खां। तो ये जो कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह को भेंट किया था वह किसने किया था? वह शाहसुजा के द्वारा किया गया था। और शाहसुजा कौन था? वह एक अफगानी शासक था। रणजीत सिंह की स्थायी सेना का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है नायक, तुगलमा ए मेमना, फौज आइन या फिर सुल्तान ए कौम। देखिए, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रणजीत सिंह की जो स्थायी सेना थी उसको फौज ए आइन कहा जाता था। उस समय जो उनकी सेना थी वह एशिया में दूसरे स्थान पर थी। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? शाहसुजा, दीनानाथ, जय सिंह या फिर हरिपाल। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम क्या था? दीनानाथ था। निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह की तुलना बोनापार्टा से की? ऑप्शन है विक्टर जेम्बिको, सर हेनरी लॉरेंस, मेटकॉफ या फिर कार्नवालिस। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर जैकविमो। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी में। ये अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। इस युद्ध के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाहौर की संधि यानी 1846 ईस्वी में नहीं था? किस इससे संबंधित नहीं था? लाहौर की संधि से कौन सा कथन संबंधित नहीं था? पहला स्टेटमेंट है, सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। सही है। लाहौर पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया। सही है। तीसरा है, सिख सेना को बढ़ाकर 80,000 तथा 20,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा ये गलत हो जाएगा। जो लाहौर की संधि हुई थी 8 मार्च 1840 ईस्वी को,
उसमें क्या किया था, इस संधि के तहत सिख सेना जो थी उसकी कटौती करके 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया था, जबकि जो सिख सेना थी रणजीत सिंह की, वो क्या थी, एशिया में दूसरे स्थान पर थी। अंग्रेजों ने कश्मीर को कितने रुपए में बेच दिया था? ऑप्शन है 40,000, 1 करोड़, 1,50,000 या फिर 80,000। तो देखिए, अंग्रेजों ने लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से कश्मीर को 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी को हुआ था, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। तो देखिए, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो है आपके लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को 1701 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, उसने क्या किया, बंगाल को पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां ने कब अपनी राजधानी परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद में बनाई थी? ऑप्शन है 1704 ईस्वी, 1714 ईस्वी, 1706 ईस्वी या फिर 1709 ईस्वी। तो देखिए, कब बनाई थी? ये बनाई थी 1704 में। इसने क्या किया, अपनी जो बंगाल की राजधानी ढाका थी उसको हटाकर क्या कर दिया, इसे मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस बंगाल के नवाब को कुलीन वर्ग का जनक कहा जाता है, यानी कुलीन वर्ग का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां या फिर मीर कासिम। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या जान लेते हैं। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां को बंगाल की नई जमींदारी प्रथा पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। इसने बंगाल में व्यापार को बढ़ावा मिला था। इससे क्या मिला था? कुलीन वर्ग जो थे उसको बंगाल में व्यापार को बढ़ावा मिला था। अच्छा, ये तकावी ऋण क्या होता है? यह एक व्यापार करने के लिए गरीब वर्ग को दिया जाने वाला ऋण है। नेक्स्ट है, गिरिया के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? ऑप्शन है सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला या फिर आलमुद्दौला। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीवर्दी खां। देखिए, व्याख्या जानते हैं। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खां को परास्त कर बंगाल का अगला नवाब बना था और जो इसका कार्यकाल था वो कितना था? 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, आलमुद्दौला या फिर मुर्शीद कुली खां। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अलीवर्दी खां ने क्या कहा था? अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। नेक्स्ट है, किस बंगाल के नवाब के लिए शासन फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज साबित हुआ था? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। देखिए, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, व्याख्या जानते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना, जिसके लिए शासन फूलों की सेज नहीं अपितु कांटों की सेज साबित हुई थी। सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी निम्नलिखित में से कौन थे? शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफर। ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, केवल 2, फिर या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, सिराजुद्दौला की राजगद्दी के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? ये थे आपके शौकत जंग, उसके बाद में घसीटी बेगम और मीर जाफर। ये तीनों ही क्या थे?
सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अच्छा, ये घसीटी बेगम कौन थी? ये इसकी मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी, और शौकत जंग इसका चचेरा भाई था, और मीर जाफर क्या था? अली वर्दी खां का दामाद था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के स्थान पर किसे सेनापति बनाया? पहला है मीर मदन, मोहनलाल, शौकत जंग या फिर शाह सुजा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या जानते हैं। सिराजुद्दौला ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए अपने सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदन को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? मीर मदन को नियुक्त किया था। मनहारी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1776, 1759, 1782 या फिर 1756। देखिए, जो मनहारी का युद्ध था ये किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच। कहां पर हुआ था? पूर्णिया। कहां पर हुआ था? बिहार के पूर्णिया नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को एक धोखा कहा? ऑप्शन है यदुनाथ सरकार, इरफान हबीब, के एम पन्निकर या फिर स्मिथ। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतिहासकार के एम पन्निकर के अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। नेक्स्ट है, यदुनाथ सरकार ने किस युद्ध के बाद कहा कि भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, मनिहारी का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, व्याख्या जानते हैं। प्लासी युद्ध के बाद यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। किस बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अलीवर्दी खां या फिर मीर जाफर। तो जो 24 परगना की जो जमींदारी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो आपके मीर जाफर के द्वारा दी गई थी। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया? ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर जनमुद्दौला। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीर जाफर क्या था? कि ये जो लॉर्ड क्लाइव था इसका कठपुतली थी। आप इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। अंग्रेज सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में अक्टूबर 1760 ईस्वी में सिंहासन त्याग दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया। किस वर्ष को बंगाल की दूसरी क्रांति के रूप में जाना जाता है? 1765 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1760 ईस्वी या फिर 1717 ईस्वी। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1760 ईस्वी में। व्याख्या जानते हैं। वेंसी टार्ट और मीर कासिम के बीच 27 सितंबर 1760 ईस्वी को एक गुप्त संधि हुई थी कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपकर मीर कासिम नायब सूबेदार के रूप में बंगाल में वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे तथा मीर जाफर पद पर बना रहे, लेकिन मीर जाफर को यह व्यवस्था स्वीकार नहीं थी। इस घटना को ही बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, मुंगेर, मिदनापुर या फिर कोलकाता। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, व्याख्या जानते हैं। मीर कासिम ने नवाबी प्राप्त होने के बाद वेंसी टाट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 और कर्नल केलॉर्ड को 4 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए। मीर कासिम ने अंत में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने बंगाल के किस नगर में तोपों एवं बंदूकों के कारखाने बनाने का कारखाना लगाया था? ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, मुंगेर या फिर मिदनापुर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी उसको हस्तांतरित कर लिया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया था, और यहीं पर उसने क्या किया था? अपनी सैन्य व्यवस्था को सुधार करने के उद्देश्य से और अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया था। और उसने जो क्या है, तोप और तोड़ेदार बंदूक जो थी, मतलब जॉइंट वाली बंदूकों के निर्माण के लिए मुंगेर में कारखाना लगाया था।
मीर कासिम ने कब अंग्रेजों को मुगल सम्राट से प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकार 1717 को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है 1765, 1762, 1748 या फिर 1764। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1762 ईस्वी में। व्याख्या जानते हैं। मीर कासिम ने 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा जो लाभ कंपनी को प्राप्त होता था उसे मीर कासिम ने 1762 में समाप्त कर दिया। अब व्यापारिक चुंगी और कर लाभ भारतीयों को भी मिलने लगा। इस निर्णय को कंपनी ने अपने विशेषाधिकार का हनन माना और परिणाम स्वरूप फिर संघर्ष की शुरुआत हो गई। करवा का युद्ध कब हुआ था जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई? ऑप्शन है 1765, 1762, 1763 या फिर 1764। तो जो करवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये आपका 1763 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? ये आपके मीर कासिम और एडम्स के मध्य हुआ था। अच्छा, व्याख्या जानते हैं। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ था। इस तरह बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम 3 बार करवा की युद्ध, गिरिया का युद्ध, उधौनला का युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था तथा मीर कासिम मुंगेर छोड़कर कहाँ भाग गया था? पटना भाग गया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसमें अंग्रेज सेना ने मीर कासिम से संयुक्त गठबंधन को परास्त कर दिया था? ऑप्शन है 1765, 1766, 1761 या फिर 1764। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। व्याख्या जानते हैं। मीर कासिम ने बार बार अंग्रेजों से पराजित होने के बाद भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर संयुक्त गठबंधन बनाकर बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में भाग लिया। इस युद्ध में मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन अंग्रेजों से, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो के हाथ में था, पराजित हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाह आलम द्वितीय गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, मुबारक उद्दौला या फिर नजमुद्दौला। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या जान लेते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला 1770 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहा। कलकत्ता के एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मुबारक उद्दौला के बारे में कहा था कि वह बेताल या छाया पुरुष घास फूस का आदमी है। जब 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रेमजियम्योर, क्लाइव, कार्टियर या फिर हेक्टर मुनरो। तो जब 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर था। कौन था? कार्टियर था। नेक्स्ट है द्वैत शासन का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? लियो कार्टिस, लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन मुनरो या फिर रेमजेम्योर। तो देखिए द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लियो कार्टिस को माना जाता है। किसे माना जाता है? लियो कार्टिस को माना जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी और नवाब दोनों द्वारा जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसको ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता लियो कार्टिस को माना जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब